आज हम लोग पढ़ेंगे सर सैयद अहमद खान के राजनीतिक विचार। खान के राजनीतिक विचार। तो सबसे पहले इनके राजनीतिक विचार जानने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए, ये मुस्लिम समुदाय के सबसे महान समाज सुधारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो सबसे महान सुधारक हुए मुस्लिम समुदाय के। दूसरी चीज़, ये तत्कालीन समय के मुसलमानों में सबसे बड़े शिक्षाविद थे। तत्कालीन मुसलमानों में सबसे बड़े शिक्षाविद यानी सबसे विद्वान व्यक्ति। इसीलिए और इन्होंने मुस्लिम समुदाय को आधुनिकता से जोड़ने हेतु कई प्रयास किए। इसलिए इन्हें आधुनिक निर्माता कहा जाता है। आधुनिक मुस्लिम समुदाय का निर्माता के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो मुख्यतः 3 चीज़ें हैं अब देखते हैं। और आगे ये सुधारक हैं, शिक्षाविद थे और आधुनिकता को जोड़ने हेतु उन्होंने काफ़ी प्रयास किया मुस्लिम समुदाय को। ठीक है, अब 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं इसमें। वो क्या है कि इनका जन्म हुआ 17 अक्टूबर 1817 को एक मुगल दरबारी के घर हुआ। ठीक है, तो चूँकि मुगल दरबार से इनका संबंध रहा, ठीक है, और वही पीरियड था जब धीरे धीरे क्या हो रहे थे, मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, मुगलों का पतन हो रहा था। तो इस दौरान क्या है ना कि इन्होंने मुगल के पतन को, जो मुगलों का पतन था, उसे काफ़ी करीब से इन्होंने देखा। चूँकि मुगल दरबार से संबंधित परिवार से थे तो उन्होंने काफ़ी करीब से इस चीज़ को देखा कि कैसे कैसे भारत में जो है मुगल समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही देखिए 1-2 चीज़ें और हुई। एक तो इन्होंने उसको देखा और धीरे धीरे क्या हुआ, जो अंग्रेज़ थे उनका क्या होता गया, भारत में प्रसार होता गया। तो ये अंग्रेज़ों से प्रभावित हो गए। ठीक है, अंग्रेज़ से प्रभावित हो गए कि अंग्रेज़ क्या हैं, काफ़ी समृद्ध लोग हैं, काफ़ी मजबूत हैं जो है मुगलों की अपेक्षा। तो इन्होंने क्या किया कि अपने परिवार वालों के विपरीत जाकर इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के यहाँ एक छोटी सी नौकरी ले ली। ठीक है, छोटी सी नौकरी ले ली। और उस समय इनकी उम्र कितनी थी, मात्र 21 वर्ष। यानी मात्र 21 वर्ष की आयु में इन्होंने अंग्रेज़ों के यहाँ एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद वहाँ मतलब एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जैसे आज नहीं होता है, वैसे ही वहाँ उस समय एक पद होता था मुंसीफ का। ठीक है, तो मुंसीफ का एग्ज़ाम हुआ। ये एग्ज़ाम उन्होंने दिया और उसमें क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गए, यानी पास हो गए। तो जब पास हुए तो उनको क्या किया गया कि मैनपुरी में सर्वप्रथम उनका सिलेक्शन हो गया और मैनपुरी में उन्हें क्या कर दिया गया, मुंसिफ के पद पर तैनात कर दिया गया। ये कब हुआ, 1942 में, सॉरी बार 1900 लिखते रहा हूँ मैं, 1842 में। ठीक है, और यहाँ पे वे मैनपुरी में 1842 से लेकर 46 तक यानी 4 साल ये उस पद पे बने रहे। इसके बाद इनका तबादला हो गया, एक सेकेंड,
इनके बाद इनका तबादला हो गया दिल्ली में। दिल्ली में लाइट कट गई थी। इनका तबादला हो गया दिल्ली में, ठीक है। इसी के कुछ समय पश्चात यहाँ पे दिल्ली तबादला हुआ 1946 में, ठीक है। और यहाँ वो 9 सालों तक इन्होंने काम किया दिल्ली में। उसके बाद इनका हो गया प्रमोशन। 9 साल इन्होंने दिल्ली में काम किया, उसके बाद इन्हें प्रमोशन मिला और इन्हें सदरे आमीन बना दिया गया बिजनौर का, ठीक है, बिजनौर का। तो बिजनौर का सदरे आमीन बन गया। अब सदरे आमीन क्या होता है कि जिला स्तर पे एक प्रमुख पद होता है, ठीक है, जिला स्तर का एक प्रमुख पद होता है। तो इन्हें सदरे आमीन बना दिया गया बिजनौर जिले का। इसके बाद देखिए, इधर ये बिजनौर में तैनात हुए और उधर 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। तो चूंकि ये अंग्रेजी सरकार में नौकरी कर रहे थे, तो कई बड़े अंग्रेजी अधिकारियों को इन्होंने रक्षा की विद्रोह के विरुद्ध। वहाँ का जो नवाब था, मोहम्मद नवाब था वहाँ का, बिजनौर का, उन्होंने अंग्रेज़ों को मारने के लिए आक्रमण किया। तो उससे इन्होंने क्या किया, समझा के वापस भेज दिया और इससे क्या कि कई अंग्रेजी अधिकारियों की रक्षा की। तो इसीलिए इन्हें पुरस्कार स्वरूप, लेकिन देखिए इसमें साथ ही क्या हुआ ना कि इन्होंने रक्षा तो की, लेकिन जब 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा जब दमनकारी नीति अपनाई गई, तो मतलब बर्बरतापूर्वक रूप से इसको क्या किया गया, दबाने का प्रयास किया अंग्रेज़ों ने, जिसमें इनके परिवार के सभी पुरुष सदस्य की मौत हो गई। जैसे तैसे इनकी चाची और माँ, 2 लोग बचे जिसको ये लेकर सुरक्षित मेरठ निकल गए, ठीक है। एक ये थी। दूसरी चीज़ क्या कि जब चूँकि यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज़ों अफसरों की इन्होंने जान बचाई थी, तो पुरस्कार में इन्हें क्या मिला, 81,000 रुपये दिया गया। साथ ही 200 रुपये प्रति माह का पेंशन इनको दिया जाने लगा और साथ ही इन्हें बिजनौर, चांदपुर, ठीक है, बिजनौर चांदपुर की एक जागीर भी इनको दी गई, ठीक है, जागीर प्रदान की गई। हालांकि इन्होंने क्या किया, ये जागीर लेने से मना कर दिया। इनका कहना था कि मेरे लिए 200 रुपये की जो पेंशन है वो क्या होगी, काफ़ी होगी, मुझे किसी जागीर की आवश्यकता नहीं है। इस जागीर की मालिकियत उस समय 1 लाख रुपए की थी, ठीक है। हालांकि इन्होंने क्या किया, इसे इनकार कर दिया लेने से। तो इस तरीके से जो है अब क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह तो ख़त्म हो गया, लेकिन इससे एक बड़ी समस्या क्या उत्पन्न हो गई पता है, अंग्रेज़ों को मन में मुसलमानों को लेकर जो संदेह था वो काफ़ी बढ़ गया, ठीक है, संदेह काफ़ी बढ़ गया। इसके 2 कारण थे। एक तो वो मुसलमानों को हिंदुओं के अपेक्षा अधिक आक्रामक समझते थे, ठीक है, आक्रामक समझते थे। और साथ ही दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जो मुसलमान था उस समय का, उसने जो नई शिक्षा थी अंग्रेजी की, ठीक है, अंग्रेजी की जो नई शिक्षा थी उसे लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया पूरी तरीके से। तो इसका परिणाम ये हुआ कि मुसलमान जो हैं वो
सॉरी अंग्रेज जो हैं वो क्या हो गए, मुसलमानों से काफ़ी खफा हो गए और उन्होंने मुसलमानों का दमन प्रारंभ कर दिया। व्यापक रूप से जो है मुसलमानों को क्या किया, दमन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या किया, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका सबसे बड़ा योगदान उन्होंने किसका माना, मुसलमानों को, कि मुसलमानों ने ही क्या किया है 1857 की क्रांति में अहम भूमिका अदा की और इसका जिम्मेदार वो मुसलमानों को मानने लगे। ठीक है, भारत में क्या हुआ कि मुसलमानों का जीवन एकदम धुंधला दिखाई देने लगा। तो इसको मेल मिलाप करने की जो प्रयास के लिए जो मैंने मुसलमान और अंग्रेज़ों में मेल मिलाप का प्रयास शुरू किया, कौन, सर सैयद अहमद खान ने। और सर सैयद अहमद खान ने, देखिए एक मिनट रुकिए, मिटा ले इसको पहले। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या किया कि ये बीड़ा उठाया कि हमको क्या करना है, मुसलमानों को और अंग्रेज़ों को फिर से एक साथ लाना है। तो इसके लिए इन्होंने प्रयास शुरू किए। इन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि जैसे 2-3 चीज़ें उसमें ये था कि मतलब उनका मानना था कि सभी मुसलमान, जैसा कि कहा जाता है कि वो क्या है, अंग्रेज़ों के शत्रु हैं, ये बात क्या है, सच नहीं है। ऐसे कई मुसलमान हैं जिन्होंने विद्रोह के उग्र दिनों में अंग्रेज़ों का साथ दिया। उन्होंने मुसलमानों को सपोर्ट करते हुए कहा कि जो मुसलमान हैं वो अंग्रेज़ों के, सभी मुसलमान अंग्रेज़ों के दुश्मन नहीं है। कई मुसलमान थे जिन्होंने विद्रोह के दिनों में, विद्रोह के समय अंग्रेज़ों का क्या किया, साथ दिया। तो इस तरीके से इन्होंने मुसलमानों का पक्ष रखा है। उसी आगे भविष्य में चलकर इन्होंने 1860 ईस्वी में एक किताब की रचना की जिसका नाम था दी लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एक किताब इन्होंने लिखा, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। तो इस किताब में उन्होंने इन सब चीज़ों को और जोर दिया और क्या किया, अंग्रेज़ों और मुसलमानों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया। ठीक है, किताब का नाम क्या था, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऐसे कई प्रयास किए। इससे पहले ये तो चलिए मुसलमानों की बात हो गई। अब एक जो कुछ महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया था वो देखिए, 1858 ईस्वी में, यानी 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तिका लिखी जिसका नाम था तारीख ए सरकासिये। तारीख ए सरकासिये, तारीख ए सरकासिये। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तिका नहीं रही, लेकिन 1858 में ही एक इन्होंने दूसरी पुस्तिका लिखी जिसका नाम था असबाब ए भगवत, असबाब ए भगवत, भगवत ए, असबाब ए भगवत ए हिंद। तो ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण किताब थी उस समय। इसलिए महत्वपूर्ण थी कि इसमें उन्होंने 5 महत्वपूर्ण कारण बताए जिसके कारण क्या हुई, 1857 की क्रांति हुई। तो इसके इन्होंने 5 कारण इस किताब में बताए, असबाब ए भगवत ए हिंद में। अब देखते हैं कि वो 5 कारण कौन कौन से हैं। पहला इन्होंने कहा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, किताब के नाम आप लोग याद कर लेंगे, असबाब ए भगवत ए हिंद, जो 1858 में प्रकाशित हुई। ठीक है, और इसी में इन्होंने क्या किया, 5 कारण बताएं कि वो कौन कौन से कारण थे जिससे 1858 की क्रांति हुई। ठीक है, तो पहला कारण इन्होंने बताया कि जनता की गलतफहमी, यानी जनता में क्या थी, गलतफहमी थी। किस बात की, कि गलतफहमी लिख दिए हैं, एक सेकेंड, गलतफहमी। तो इस बात की गलतफहमी थी वो मतलब अंग्रेज़ों की इंटेंशन को ही नहीं समझ सके। उन्होंने कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसको गलत वे में ले लिया। पहला कारण उन्होंने बताया। दूसरा कारण उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों द्वारा ऐसे कानून बनाए गए जो भारतीय संस्कृति के क्या थे, विरुद्ध थे। तीसरी बात इन्होंने बताई
कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत के असली हालात एवं परेशानियों को क्या कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। यहाँ के जो सिचुएशन था उस पर ध्यान अंग्रेज़ों ने नहीं दिया। चौथी बात इन्होंने कही कि हिंदू एवं मुसलमानों के लिए अलग अलग नीतियों का निर्माण किया। यानी इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने, जो चौथी गलती थी इनकी, कि हिंदू व मुसलमान के लिए अलग अलग नीतियाँ बनाई इन्होंने। ठीक है, चौथी हो गया। पांचवा जो सबसे प्रमुख कारण था, इसमें क्या किया इन्होंने, जो फौज प्रशासन था उसकी क्या की, बंद इंतजामी की। और विधान परिषद में क्या किया, विधान परिषद में भारतीयों को शामिल नहीं किया। तो ये मुख्यतः 5 कारण थे। तो जब इन्होंने ये अपनी पुस्तक लंदन में अंग्रेजी अधिकारियों को दिखाई तो कई अधिकारियों ने क्या कहा, इसे मतलब खुद के विरोध समझा, यानी विरुद्ध समझा। कहा कि मतलब ये अंग्रेजों के विरुद्ध है, ये तो जनता में फूट फैलाने का प्रयास है, इसकी वजह से तो क्या होगा, मतलब फिर से विद्रोह भड़क जाएगा। लेकिन उस समय जो मुख्य अधिकारी थे अंग्रेज के, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने क्या किया, इसे समझा और मतलब इनमें सहमति जाहिर की कि जो सर सैयद अहमद खान ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। यही मुख्यतः कारण हो सकते हैं जिसके कारण 1857 की क्या हुई, विद्रोह हुआ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो इनके प्रयासों के बाद देखिए, जो 5वां पॉइंट है कि विधान परिषद में क्या था, भारत को, इस पर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही जोड़ दिया था कि मतलब जो सबसे मेन कारण था कि विधान परिषद में क्या हुआ, भारतीयों को स्थान नहीं दिया गया, इस कारण ये विद्रोह फैला। ठीक है, तो इन्हीं के प्रयासों के बदौलत 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, परिषद अधिनियम लाया गया और इसमें क्या किया गया, प्रोविज़न किया गया, मतलब प्रावधान किया गया कि इसमें अब क्या होंगे, भारतीय भी शामिल होंगे। तो इस प्रकार इनके प्रयासों से क्या हुआ, जो विधान परिषद था तो उसमें क्या हुआ, भारतीयों को एंट्री मिल गई। तो इतनी चीज़ें थी। अब इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि 1857 की क्रांति के पश्चात क्या था, अंग्रेजों में और मुसलमानों के बीच जो एक खाई उत्पन्न हो गई थी उसे इन्होंने भरने का प्रयास किया। अपने पूरे जीवन इनको इससे जूझना पड़ा। ठीक है, तो अब क्या था, अब इनका मानना क्या था, देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिख देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में इसको समझ लेंगे कि आधुनिक शिक्षा में इनका योगदान। आधुनिक शिक्षा में योगदान, ये टॉपिक है। तो देखिए, अब आधुनिक शिक्षा में यदि हम इनका योगदान देखेंगे तो इन्होंने आधुनिक शिक्षा का प्रयास क्यों किया, सबसे पहले ये है, कारण क्या था इसका। देखिए कि जो ट्रस्ट डेफिसिट आ गया था अंग्रेज़ों में और मुसलमानों के बीच, यानी अंग्रेज और मुसलमानों के बीच क्या गया था, ट्रस्ट डेफिसिट। कैसे, अंग्रेज क्या समझते थे कि मुसलमान क्या कर रहे हैं, मतलब भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, फौज में मुसलमानों की भर्ती पर रोक लगा दी। ठीक है, तो ये लगातार ट्रेड डेफिसिट कह रहे हैं, जो ये ट्रस्ट डेफिसिट था, यानी जो विश्वास था वो लगातार मुसलमानों पर अंग्रेज़ों का क्या हुआ, कम हुआ। और मुसलमान क्या सोचते थे कि जो अंग्रेजी शिक्षा है इसके माध्यम से हमको क्या किया जाएगा, ईसाई बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो विश्वास का काफ़ी अभाव था अंग्रेज और मुसलमान में। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए इन्होंने प्रयास प्रारंभ किया। तो इसी संबंध में इन्होंने क्या किया, आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने क्या किया आधुनिक शिक्षा पर बल देने के लिए। तो आइए देखते हैं, इन्होंने मुख्यतः 2-3 काम किए। देखिए, पहली चीज़ इन्होंने क्या किया कि 1863 ईस्वी में, देखिए इसमें समझाने का बहुत स्कोप नहीं है, अब थॉट है तो हमको क्या करना है कि उनके जो विचार है ना
वो विचार ही समझ लेना है कि उनके विचार क्या क्या थे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसमें जो समझाने का स्कोप है बहुत ही कम है। जो चीज़ें नहीं अगर आपको इस वीडियो में समझ में आएंगी तो आप लोग कमेंट जरूर करें, मैं उसको अगले वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो 1863 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। और इसके माध्यम से साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की कहाँ, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर बनारस के बगल में एक जिला है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, सब इनका दो प्रयास था। एक तो जो वैज्ञानिक साहित्य है उसका क्या किया जाए उर्दू में, और अन्य भारतीय जुबान जो है यानी अन्य भारतीय जो भाषा है उसमें क्या किया जाए, उसका अनुवाद यानी ट्रांसलेट कर दिया जाए। तो पहला प्रयास इनका था। हालांकि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया। इसका ये मतलब नहीं कि सारी चीज़ों ये अनुवाद करा देना चाहते थे हैं। इनका मानना था कि जो उच्च शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा वो अंग्रेजी माध्यम में ही हो सकती है। यानी इनका मानना था कि जो भारतीय भाषाएं हैं वो उतनी समृद्ध नहीं हुई हैं कि जो उच्चतम या जो उच्चतम स्तर की जो स्किल वाली जो क्या कहते हैं जो शिक्षा है वो क्या की है, भारतीय भाषा में नहीं दिया जा सकता। इसीलिए क्या करना चाहिए, लोगों को अंग्रेजी सीखने पर क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए, ठीक है। तो इसका उन्होंने प्रयास किया। और यहाँ मुख्यतः जो चीज़ें उन्होंने शुरू की वो देखिए, यांत्रिकी यानी मशीन से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसको पढ़ाने पर बल दिया, यांत्रिकी के विषय को शामिल किया गया। विद्युत से जुड़े इलेक्ट्रिसिटी हैं, विद्युत से जुड़े विषय को इसमें शामिल किया गया, ठीक है। और क्या किया गया इसमें, गैस यांत्रिकी, हाँ। उसके बाद प्राकृतिक दर्शन जैसे विषयों पर क्या किया गया, महत्व। उन्होंने क्या किया, यांत्रिकी, विद्युत, हाँ, गैस विद्युत आदि पे, साथ ही प्राकृतिक दर्शन की शिक्षा पर भी बहुत बल दिया। बाद में ये सोसाइटी क्या हुई, जो ये साइंटिफिक सोसाइटी थी जिसकी स्थापना 1863 ईस्वी में गाजीपुर में हुई थी, ये कहाँ शिफ्ट हो गई, अलीगढ़ में, ठीक है। ये शिफ्ट हो गई अलीगढ़ में। देखिए इनका क्या था ना कि 1869-70 के आसपास, 1869-70 में ही ये गए, 1869-70 में इन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की, ब्रिटेन में, ठीक है। वहाँ का जो शिक्षण संस्थान थे ब्रिटेन के, उनका इन्होंने काफ़ी करीब से अवलोकन किया, यानी काफ़ी करीब से उन लोगों को देखा, उसे समझने का प्रयास किया है। और उससे क्या हुआ, उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए। बाद में जब वो भारत लौटे तो उनके मस्तिष्क में ये विचार आया कि भारत में मुसलमानों का जो है शैक्षिक स्तर में भी क्या सुधार के लिए जो है आधुनिक संस्थाएं स्थापित होनी चाहिए। तो चूँकि अंग्रेजी विश्वविद्यालय देख के आए थे तो उन्होंने सोचा कि अलीगढ़ में क्या करते हैं, एक विश्वविद्यालय की स्थापना, तो क्या किया, विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए कोशिश करना शुरू किया। तो लेकिन एक दिक्कत ये थी कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता थी, 10 लाख रुपए की आवश्यकता थी, ठीक है। जो कि तत्कालीन समय में बहुत बड़ी रकम होती थी, उस समय 10 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। तो उतना पैसा था नहीं कि 10 लाख रुपया इकट्ठा किया जाए। तो दिक्कत तो क्या हुआ कि इन्होंने चंदा लेना शुरू किया, लोगों से घूम घूम कर इन्होंने चंदा मांगना शुरू किया, ये अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, ठीक है। लेकिन कोई सहयोगी, मतलब सबको यही लगता था कि ना नौ मन तेल होई, नहीं जो इस तरीके का कुछ है ना। तो सारे सहयोगी यही बात कह रहे थे और सबको लग रहा था कि इतना पैसा ना इकट्ठा होगा, नहीं कोई कॉलेज की स्थापना होगी, ठीक है। इस तरीके की बातें चल रही थी। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हमको विश्वविद्यालय की स्थापना करनी ही है। तो अंग्रेजों से इन्होंने भूमि मांगी, 75 एकड़ भूमि की मांग की। तो भूमि का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, अब था कि इनको विश्वविद्यालय बनाना था, तो उसके लिए भी पर्याप्त पैसे उपलब्ध नहीं थे। तो लोगों ने राय दी कि एक मदरसा बनाते हैं। हाँ, तो इन्होंने कहा कि वो मदरसा होगा लेकिन उसका नाम वो मदरसे के नाम से चलेगा नहीं, उसे हम यूनिवर्सिटी बुलाएंगे,
ठीक है। लेकिन हुआ कि यार यूनिवर्सिटी कैसे बुलाओगे, तो फिर एक शुरुआती तौर पे जो है विश्वविद्यालय तो ये नहीं खोल पाए, तो इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की 1875-77, इसकी टाइमिंग जो है कंफर्म नहीं होती है, 75-77 के बीच इन्होंने क्या किया, एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम रखा गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MAO, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MAO की स्थापना इन्होंने की, लिख लीजिएगा आप लोग, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। और क्या किया कि मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा के मतलब उनका ये विश्वास था कि इस कॉलेज के माध्यम से मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ उनके सांस्कृतिक विकास में भी ये सहायक होगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके पश्चात उन्होंने एक पत्रिका की शुरुआत की, देखते हैं क्या पत्रिका थी, उसके बाद क्या हुआ। तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका की शुरुआत करी सर सैयद अहमद खान ने। इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, समाज में सुधार लाने के लिए जो तत्कालीन कई कुप्रथाएं थीं उनकी हंसी उड़ाना प्रारंभ कर दिया मुस्लिम समुदाय में, ठीक है। जैसे बहु विवाह, 3 तलाक, ठीक है। इन जैसे मुद्दों का इन्होंने क्या किया, विरोध करना शुरू किया। साथ ही कुरान के जो मतलब क्या कहते हैं, कुरान को जो आधुनिक रूप से परिभाषित करने का प्रयास पर बल दिया। और जो इन्होंने जिस कॉलेज की स्थापना की थी ना, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उसे इन्होंने सभी के लिए खोल दिया। तो इन सब कारणों से जो रूढ़िवादी मुसलमान थे, उन्होंने इनका क्या कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि ये विरोध उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, उन्हें प्रारंभ से ही मुसलमानों का सहयोग, मैक्सिमम मुसलमानों का सहयोग उन्हें नहीं मिला। कई जो मुस्लिम मौलवी होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं मुस्लिमों के, तो उनके द्वारा क्या किया गया, इन पे लगातार इनके खिलाफ फतवे जारी किए गए। हाँ, इनको कई बार अंग्रेजों का दलाल कहा गया। हाँ, तो ये कोई इनके ये जो विरोध हो रहा था ना, ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, तो ये कभी उससे डिगे नहीं, ठीक है, डटे रहे। इसके बाद इन्होंने जो प्रमुख काम क्या किया, वो इनकी एक थ्योरी थी जो हिंदू और मुस्लिम एकता पर भी इन्होंने क्या किया, बल दिया, हिंदू मुस्लिम एकता। तो नेक्स्ट टॉपिक है हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया, बल। अब देखिए इसके लिए उन्होंने क्या किया, इनका एक स्टेटमेंट है कि हिंदू व मुसलमान एक सुंदर दुल्हन की 2 आँखें हैं, ठीक है। ये इनका स्टेटमेंट था। इसका अर्थ हो गया कि ये दोनों क्या है, एक समान महत्व है दोनों का, हिंदू और मुसलमान दोनों एक समान महत्व हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि हम एक ही भूमि की हवा में सांस लेते हैं, गंगा यमुना का पानी पीते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने मुस्लिम और हिंदू एकता पर काफ़ी बल देने का प्रयास किया अपने जीवन काल में। परंतु 1867 ईस्वी में 1867 में संयुक्त प्रांत में क्या हुआ कि उर्दू और हिंदी को लेकर जो है बहस छिड़ गई, ठीक है। हिंदू लोग कह रहे थे कि मतलब जो मुसलमान थे वो हिंदी अपनाना नहीं चाहते थे, और जो हिंदू थे वो उर्दू नहीं अपनाना चाहते थे, ठीक है। तो इन सब को देखकर इनका एक स्टेटमेंट था उस समय का बाकायदा। इन्होंने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये 2 राष्ट्र किसी भी लक्ष्य के लिए मिलजुल कर कार्य नहीं करेंगे।
इस समय इनके बीच कोई वैमनस्य नहीं है, परंतु तथाकथित शिक्षित लोगों के कारण भविष्य में ये 100 गुना बढ़ जाएगा। वही हुआ, इनका जो ये स्टेटमेंट था यही आगे वही हुआ ना भाई, तभी तो पाकिस्तान का निर्माण हो गया। इन्होंने ही तो, इनका स्टेटमेंट था पहले ही, इन्होंने पहले ही ये चीज़ देख लिया था कि क्या होगा, ये दो राष्ट्र किसी भी लक्ष्य के लिए मिलजुल कर कार्य नहीं कर सकते। आज तो इनमें कोई वैमनस्य नहीं है, परंतु तथाकथित शिक्षित लोग यानी जीना जैसे लोगों के कारण ये क्या होगा, भविष्य में 100 गुना बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जो है इन्होंने पाकिस्तान, ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान बनने की जो भविष्यवाणी थी वो काफ़ी पहले ही कर दी थी। ठीक है, अब एक दो चीज़ इसमें एक महत्वपूर्ण है, वो देखिए। जब देखिए कांग्रेस की स्थापना होने वाली थी, यानी कांग्रेस की स्थापना होने वाली थी, उस समय क्या हुआ कि सत्येंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र एस.एन. बनर्जी लिख दे रहे हैं, सत्येंद्र नाथ बनर्जी जो थे, इन्होंने क्या किया, सत्येंद्र नाथ बनर्जी और बदरुद्दीन तैयब जी 2 लोगों थे। तो इन लोगों ने लेटर लिखा किसको, सर सैयद अहमद खान को, कि आप क्या हैं कि अगर आप जब तक कांग्रेस में शामिल नहीं हो जाएंगे तब तक कांग्रेस क्या होगी, अधूरी होगी। ठीक है, परंतु उन्होंने उसमें शामिल होना नहीं चाहा। वे क्या करते थे, वो बच्चों के शिक्षा के काम को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, और उन्होंने वही काम किया। हालांकि कई मुस्लिम समुदाय था वो उस समय कांग्रेस में शामिल होना चाहा और शामिल हुआ भी, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर मुसलमान कांग्रेस में शामिल होंगे तो इसके लिए क्या होगा, मुसलमानों के लिए खतरनाक होगा। ठीक है, तो ये कहते हुए इन्होंने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया। और अंततः जो क्या हुआ, 27 मार्च 1898 के दिन इनका देहांत हो गया। तो इसी के साथ जो है सर सैयद अहमद खान के विचार समाप्त हो गए। ठीक है, लेकिन एक दो चीज़ आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए कि एक तो पहली चीज़ है कि टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हो या किसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नीट JRF की, शायद नीट JRF की सिलेबस में नहीं है सर सैयद अहमद खान, अगर होगा तो उसके लिए भी ये इनफ है। ठीक है।